भारतीय संस्कृति की धरोहर है योग। सुखद और खुशहाल जीवन का सरोवर है योग। जो करे योग का पालन, स्वस्थ हो जाए उनके जीवन का संचालन। नमस्कार, जोहार। योग के ऊपर विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदा कुमारी। अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयों के साथ दो सलाह देते हैं, सही खान पान और कुछ योगासन या फिजिकल एक्सरसाइज करने की। साथ ही आयुर्वेद ने भी दो मूल मंत्र दिए हैं, आहार और विहार, यानी कि सही खाने का तरीका और सही जीने का तरीका। और यही वजह थी कि जब कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व पर छाई थी तो योग और आयुर्वेद ने ही उम्मीद की किरण दिखाई थी। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये जो योग है ये आज से 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे भारत में ही उत्पत्ति हुई थी। और आज 21वीं सदी में हमारे भारत सरकार और बाबा रामदेव के प्रयत्नों के कारण प्रत्येक वर्ष 2015 से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इन सारे तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो योग है ये हम भारतीयों की पहचान है, साथ ही एक सटीक और एक सही जीवन जीने का साधन है। और इसलिए आज के अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग के ऊपर, साथ ही जानेंगे कुछ आसन और प्राणायाम। इस सफ़र को और ज़्यादा सफल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं 3 मेहमान। तो आइए हम मिलवाते हैं अपने खास मेहमान से। सबसे पहले है आदित्य कुमार सिंह, जो कि योगाचार्य हैं। नमस्ते। उनके बाद है कंचन शर्मा, उनकी शिष्या, और उनकी दूसरी शिष्या है निकी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आदित्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग जो है वैसे तो उसकी जितनी भी व्याख्या की जाए वो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं योग के बारे में। योग चित्त वृत्ति निरोधा। मानव जन्म से ही हम सबके बीच में हमारे शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से इतने वृत्तियां हैं हम सब में, उस वृत्तियों को भी दूर करने का एक सबसे सरल उपाय है योग जी। और योग आज पूरे मानव समाज के लिए एक नई दिशा, नई ऊंचाई तक ले जाने की व्यवस्था है। तो योग का हम सब के लिए बहुत, हमारे जीवन में योग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान अब हो गया है जी। इसके कुछ बेनिफिट्स बताएं। वैसे तो इसके मल्टी बेनिफिट्स हैं जिसका कोई तोड़ नहीं, लेकिन फिर भी अगर 2-4 योग अब हमारे एक जीवन शैली हो गया है। अब हर उम्र के लिए, चाहे वो बच्चे हो 5 साल से लेके और जीवन के अंतिम समय तक, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावित करते हैं जी। जब तक हम अपने जीवन शैली को योग के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हमारा जिस भी फील्ड में वर्क हो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ऑफिस स्टाफ हो, कोई भी हो, टीचर्स हो, तो सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए जी। क्या चाहिए? एनर्जी लेवल चाहिए, हमेशा फिट रहना चाहिए। तो हर क्षेत्र में बच्चे को क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। हम कैसे कंसंट्रेट कर पाएँ, कैसे अपने याददाश्त को बढ़ा पाएँ और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है तो योग के शरण में आना पड़ेगा। जैसा कि हम ये बोल सकते हैं कि ये हम योग के ज़रिए हमारी जो आत्मा है उसका परमात्मा तक का मिलन होता है और हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जैसा कि हमने कहा कि हम आपको आज योगासन भी करके दिखाएंगे, तो हम आते हैं अपने पहले योगासन पे। तो हम चलते हैं अपने योगाचार्य के पास और जानते हैं उनसे कि वो सबसे पहले हमें कौन सा योगासन करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा योगासन करेंगे? हाँ जी, योग में आसन एक उसका एक पार्ट है, अष्टांग योग बोलते हैं, उसमें तीसरा नंबर आसन आता है जी। तो आप दोनों खड़े हो जाएंगे। आसन करने से हमारी शारीरिक जो स्थिति है वो स्वस्थ रहती है। तो अपने दैनिक जीवन में आज हम लोग कुछ ऐसे आसन की चर्चा करते हैं कि आप अपने घर पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसी भी एज ग्रुप के लिए है। ये कुछ आसन ऐसे हैं जो सब लोग कर सकते हैं और उनको काफ़ी फायदा मिलेगा जी। उसमें पहला आसन हम लोग करेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन की स्थिति में आने के लिए क्या है कि दोनों पाँव को एक साथ जोड़ के रखना है। दोनों हाथ, ये स्थिति है, हाथ दोनों सर पे जाएंगे, हाथ की दोनों उंगली ऐसे क्रॉस करके रखना है। अब इसमें ये स्थिति हुई, अब इस स्थिति में क्या करना है? श्वास भरते हुए हाथ भी ऊपर उठेगा, एड़ी को ऊपर उठाना है अब, और सामने किसी एक बिंदु पे अपने को एकाग्र होना है। यहाँ पे श्वास को रोक के रखना है। 5 से 10 सेकंड रुकेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे।
ये हुआ ताड़ासन। ताड़ासन के इस एक फ़ायदा है कि अगर आपको कब्जियत हो या फिर बच्चे हैं, स्टूडेंट है, तो उनको एकाग्रता बढ़ाना हो, और छोटे बच्चे हैं उनकी हाइट बढ़ाना हो, तो ये आसन काफ़ी फ़ायदे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि ताड़ आसन का ये पोजीशन है, तो और इसमें ये बेनिफिट्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कि कुछ वर्ग के लोग नहीं कर सकते। हाँ। तो हम जानना चाहेंगे कि जो ताड़ आसन है वो किन वर्ग के लिए रेस्ट्रिक्टेड है? जिनको कमर में दर्द हो और घुटने में दर्द हो, ऐसे व्यक्ति इस आसन को कुछ दिन न करें, फिर अपने योग टीचर के सामने उनसे मिल के ही इस अभ्यास को करें। जी। तो घुटने में और पीठ में दर्द हो तो इस अभ्यास को स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए। ताड़ आसन के बाद हम दूसरे नंबर पे कौन से आसन करेंगे? दूसरे आसन हम लोग करेंगे तिर्यक ताड़ासन। आप लोग पोजीशन लेंगे, पैर को थोड़ा सा फैलाएंगे, है ना। ये क्या क्या बेनिफिट्स हैं? हाँ, तिर्यक ताड़ासन में आजकल आप देखेंगे कि जो हम लोग क्या फास्ट फूड खाने का बच्चे में, सब यंग जनरेशन में भी फास्ट फूड खाने का काफ़ी चलन हो गया। तो हमारे कमर का साइड का यहाँ पे फैट काफ़ी जम रहा है जी। उसको रिलीज करता है, तो आपके बॉडी फिगर को भी स्मार्ट बनाता है और इस फैट को भी रिलीज करता है, और जो सर्कुलेशन बेंड हो जाता है, सर्कुलेशन नहीं होता ब्लड का इस पार्ट में, वो प्रॉपर वे में होते हैं जी। क्या ये भी एक ऐसा आसन है जिसमें कि कुछ लोग रेस्ट्रिक्टेड हैं कि किन्हीं को नहीं करना चाहिए? हाँ, इसमें भी वही साइड का अगर पेन हो, स्पाइन का पेन हो, आर्थराइटिस हो, तो स्टार्टिंग में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। त्रियक ताड़ आसन के बाद हम तीसरे नंबर पे कौन सा आसन करेंगे? कटी चक्रासन। कटी मतलब होता है कमर जी। और चक्रासन मतलब चक्र की तरह कमर को घुमाना जी। ये सेम फिगर रहेगा, हाथ को कंधे के लेवल में उठाना है और यहाँ पे मैक्सिमम इनहेल, पूरे लंग्स को ऑक्सीजन से भरना है, और यहाँ से कमर से नीचे हिलना नहीं है, कमर से ऊपर टर्न करेंगे, जितना पीछे घूम सकते, एक हाथ कमर पे, एक हाथ कंधे पे, और पीछे एड़ी को देखना है नीचे की तरफ। फिर सेंटर चेंज करेंगे, दूसरी तरफ, फिर सेंटर, फिर रिलैक्स। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार आप प्रत्येक दिन जी कर सकते हैं। जैसा कि आजकल के इस आधुनिक युग में हमारा जो मैक्सिमम वर्क जो है वो हो गया है कंप्यूटर बेस्ड, जहां हम लंबे समय तक अपने चेयर पे बैठे रहते हैं, तो क्या ये एक ऐसा आसन है जिसे अगर लोग बैठे बैठे भी अगर करना चाहें तो क्या इसे कर सकते हैं? उसमें आप कर सकते हैं। एक आसन है पदहस्तासन। आप कुर्सी चेयर पे बैठे रहेंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, आप लोग भी ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर अलग अलग। हाँ, घुटना वहाँ पे थोड़ा बहुत मुड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि घुटना सीधा रहे। कुर्सी पे बैठे बैठे अब फॉरवर्ड बेंडिंग, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, डाउन, नीचे नीचे में। हाँ, घुटना सीधा, पदहस्तासन इसको बोलते हैं जी। आपने जो बताया कटी चक्रासन, हाँ, तो उसमें जैसे हमने वापस ये हुआ कि आप ऑफिस में हैं, चेयर पर्सन हैं, तो मूवमेंट नहीं, तो इस अभ्यास को आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपने कटी चक्रासन बताया था, तो कटी चक्रासन में जैसे हमने शोल्डर को मूव किया था, हाँ। और उसमें क्या होता है कि हम बैठे बैठे जो हमारा शोल्डर बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, तो उसे अगर हम करेंगे तो उससे जितना भी हमारा पेन होता है जो कंप्यूटर बेस्ड वर्क के कारण हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या हो जाता है कि आप लैपटॉप पे हो, मोबाइल पे हो, तो मूवमेंट एक फिक्स पोजिशन हो जाता है, इसीलिए हर 1-2 घंटे के बाद किसी खास पोस्चर से आप अलग होके फिर बॉडी को ट्विस्ट करते। कटी चक्रासन ये बहुत अच्छा अभ्यास है जो ऑफिस वर्क में करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर अभ्यास कटी चक्रासन। ये भी आसन है जिसको कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए? वही है कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा वॉकिंग 10 मिनट 5 मिनट या 100 स्टेप करके उसके बाद ट्विस्ट कीजिए। स्पाइन में पेन हो तो डायरेक्ट इसमें झटका देके नहीं, आराम से हाफ कीजिए, अदरवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए है पोस्चर। कटी चक्रासन के बाद हम कौन सा आसन देखेंगे? कटी चक्रासन के बाद हम लोग करते हैं भुजंगासन। लेट जाएंगे, भुजंग जैसा नाम ही है, भुजंग मतलब कोबरा, सांप की स्थिति। दोनों पैर सीधा खुला हुआ है, दोनों हाथ कंधे के पास जमीन पे हैं। अब यहाँ से श्वास भरते हुए ऊपर फेस को उठाना है। अब कहाँ तक उठेगा? नाभि तक के भाग, ये फिगर आएगा, और ऊपर फेस को ऊपर देखना है। यहाँ पे श्वास को रोकेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से कम 5 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी स्थिति में लौट आएंगे। इसको भी आप 3 से 5 बार
करना चाहिए। भुजंग आसन करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? भुजंग आसन करने से हम लोग का क्या आजकल हो जा रहा है, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में काफ़ी हार्डनेस हो जा रहा है ना, मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये करने से बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी में अगर लचीलापन है तो आप हमेशा यंग रहोगे, बूढ़े नहीं होगे, ये योग में बोला जाता है। तो लचीलापन ही योग का पहला निशानी है कि बॉडी में ज्वाइंट में लचीलापन होना चाहिए। और हमारे पूरे बॉडी का वेट या तो घुटने पे पड़ता है या रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। तो इसमें लचीलापन रहने पे आप लॉन्ग टर्म, आप अपने जीवन के अंतिम समय जो बोलते हैं बुढ़ापा में, आप देखे होंगे 50 के बाद कमर झुक जाता है, ऐसे पोस्चर में चलते हैं, वो फिगर नहीं आएगा, हमेशा बॉडी स्ट्रेट रहेगा। जैसे आजकल ओबेसिटी भी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो क्या भुजंग आसन से ओबेसिटी में भी हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा? से उसमें नहीं जाएगा। आप जैसे अभी लोग बैठे हुए वज्रासन में, इसको बोलते हैं वज्रासन। आप जब भी खाना खाते हो या नाश्ता करते हो, दोपहर का लंच, डिनर करने के बाद 2 से 5 मिनट अगर इस पोजीशन में बैठते हैं तो आपकी ओबेसिटी खत्म हो जाएगी, गैस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और ऐसे भी योग में बोला गया है, आयुर्वेद में भी बोला गया है, अगर पेट ठीक है, पेट आपकी साफ रहती है, फ्रेश है, तो रोग आपके पास नहीं आएंगे। तो यही एक ऐसा पोस्चर है को जो आम खाने के बाद करते हैं, जिसका नाम वज्रासन है। इसको करना चाहिए 2 से 5 मिनट तक। जी। इसके बाद भुजंग आसन के बाद हमें कौन सा आसन आप बताएंगे? अब हम करेंगे हम लोग योग का सबसे आसन का सबसे बेस्ट, और सबके लिए नहीं लेकिन जो कर सकते हैं, कुछ दिन के अभ्यास के बाद सभी लोग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में आसन का एक पूरा आसनों का एक ग्रुप है, तो वो अभ्यास हम लोग करेंगे। आप लोग खड़े हो जाएंगे और बोलते हैं अगर भगवान कोई है साक्षात तो हम लोग सूर्य को मानते हैं। थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट, हाँ। इसमें 7 पोस्चर है, फिर रिपीट होता है। दोनों पैर एक साथ मिला लेंगे, दोनों हथेली नमस्ते में, भगवान भास्कर का ध्यान। ये पोजीशन 1 है, प्रणाम मुद्रा। 2 ऐसे 12 पोस्चर बोलते हैं, लेकिन 7 के बाद वही आसन रिपीट होता है। घुटना सीधा है, दोनों हाथ कान के साथ पीछे ट्विस्ट करेंगे। आप देखेंगे कि शरीर का एक एक अंग इसमें यूज होगा। 3 डाउन, इसमें घुटना मुड़ना नहीं है। अभी इन लोग का प्रैक्टिस है इसलिए हो जा रहा है, हथेली भी जमीन से छू रहा है, फेस भी घुटने के करीब आ रहे हैं। लेकिन जो कॉमन व्यक्ति है स्टार्टिंग में होगा नहीं, बहुत लोग उंगली भी नीचे जमीन से टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ दिन के अभ्यास के बाद हो पाएगा। नंबर 4, पहले राइट लेग को पीछे करते हैं, नी टच करते हैं, फिर फेस को ऊपर उठाते हैं। जिनको आप देखेंगे थायराइड हो, उन लोग के लिए ये फिगर बहुत। सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण आसन है। 5, दोनों पांव पीछे, माउंटेन पोज। 6, अब दोनों घुटने को मोड़ते हुए पहले जमीन से लगाएंगे और चेस्ट को दोनों हथेली के बीच में। पहले हम लोग अपने गुरु को, पेरेंट्स को, जो भी आते थे गेस्ट, इस पोस्चर में प्रणाम करते थे। अष्टांग दंडवत इसको भी बोलते हैं। शरीर के 8 अंग सटा हुआ जमीन से। 7 अप, देखिए इसमें भी भुजंगासन आया। 8 अब यहाँ से आसन रिपीट होगा वापस। 9 एक पैर को लाना है दोनों हथेली के बीच में। जब स्टार्टिंग में करेंगे तो पैर दोनों हाथ के बीच में नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिन के अभ्यास के बाद आने लगेगा। 10 दोनों लेग आगे, नी स्ट्रेट। 11 धीरे धीरे वापस पीछे की तरफ। 12 रिलैक्स। ये हाफ पोस्चर है। अगर 5 से 11 सेट आदमी करे, 3 अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यताड़ासन, कटी चक्रासन और सूर्य नमस्कार, फिर इसके अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामान्य जीवन में ये 4 अभ्यास आदमी करें सफिशिएंट है। सूर्य नमस्कार जैसे अपने आप में एक योग का बहुत सारे आसनों का एक एकजुट है, तो क्या इसके करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे? बहुत सारे बेनिफिट है। ये हमारे पूरे चक्र को भी प्रभावित करता है। चक्र को प्रभावित करता है, शरीर को प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है, हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है। और योग क्या केवल आसन और प्राणायाम योग नहीं है, एक जीवन है, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है। कब खाएं, कितना खाएं, कैसे, सब चीज़ इससे प्रभावित होता है। जो आप काफ़ी अटैकिंग हो, माइंड काफ़ी अटैकिंग है, उसको भी बैलेंस करता है। आप निगेटिव थॉट रखते हो, डिप्रेशन में हो, तो उसमें सूर्य नमस्कार काफ़ी फायदा करता है। जी।
जैसा कि आपने बोला कि स्टार्टिंग में हमें जो करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा बिकॉज हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती। हाँ जी। तो साथ ही कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें ये करने में स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए या फिर किन्हीं को नहीं करना चाहिए? हाँ, स्टार्टिंग में सूर्य नमस्कार सबको नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन ग्रुप के कुछ आसन हैं जो जिससे ज्वाइंट फ्री करते हैं, वो फ्री हो जाए 1 सप्ताह 10 दिन, उसके बाद फिर आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। जी, सूर्य नमस्कार के बाद हम कौन सा आसन देखेंगे? एक अभ्यास है बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई मतलब तितली आसन। ये आसन आप लड़की और लेडीज़ लोग के लिए सबसे फायदेमंद आसन है जी। इसमें क्या करते हैं, दोनों पैर की एड़ियों को मिलाते हैं और घुटने को ऊपर नीचे करके कोशिश करना होता है ज़मीन से लगाएं। स्पाइन स्ट्रेट रहता है। तो लेडीज़ में ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, खास करके जो उनका मेंस का प्रॉब्लम होता है वो चीज़, और इन लोग का जो तनाव, इमोशनल लेडीज ज़्यादा होती हैं, तो वो तनाव इससे दूर करने का सबसे, और दूसरा साइड का जो फैट होता है थाई का और कमर का, वो इस अभ्यास से जाता है। इसमें घुटने को ऊपर नीचे करते हैं, ये फिगर, इसको 50 से 100 बार करना होता है। तो ये तो हम लोग बेड पे भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, घर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं, मतलब कहीं भी इंसान बैठे है तो इंसान कर सकते हैं। और इस आसन में बहुत सारे आसन में है कि आप खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद करेंगे। इस अभ्यास में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कभी भी आप कर सकते हो जी। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? वही बताएं कि इससे करने से हमारे तनाव घटते हैं। अच्छा, हाँ, है ना। और इसे कोई भी वर्ग के लोग कर सकते हैं, कोई भी वर्ग, 5 साल के भी और 80 साल के भी लोग कर सकते हैं, कोई भी कहीं पे भी किया जा सकता है इस पोस्चर को। अभी हमने जितने भी आसन देखे उसमें मैक्सिमम ऐसे जो कि हमारी जो बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, उसे लचीला बनाते हैं। और जब हमारे बॉडी में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि अभी साइंटिफिक रिसर्च में भी आया है कि करीबन 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो बैक पेन से ग्रसित होने वाले हैं 2050 तक। तो कहीं ना कहीं जितने आसन आपने हमें बताए हैं, अगर लोग इसे रोज़ाना अपने जीवन में फॉलो करें तो वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। हाँ जी, ये 20 से 30 मिनट के बीच में ये टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन का 30 मिनट देंगे, प्रत्येक दिन 30 मिनट देंगे, तो आप इन सारी बीमारियों से बचेंगे और आप जिस भी फील्ड में रहेंगे स्वस्थ जीवन व्यक्तित्व कर सकते हैं जी। ये तो हो गए योग आसन। अब सारे योग आसन करने के बाद रिलैक्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आसन के बाद हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट शवासन करना चाहिए, और उसके बाद प्राणायाम का भी हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है जी। प्राणायाम मतलब प्राण का विस्तार। प्राण हमारे सारे, जैसे ऑक्सीजन, आप इस कोरोना काल में हम लोग महामारी में देखे थे कि ऑक्सीजन का क्या स्थिति थी, पूरे विश्व ऑक्सीजन के लिए कैसे त्राहिमाम था जी। बिल्कुल। तो उसमें प्राण की स्थिति कैसे हम ऑक्सीजन ले, कैसे रिलीज करें, तो कुछ अभ्यास हैं, उसको करने से फिर इतने सारे बेनिफिट होते हैं। हम चाहेंगे आप कुछ प्राणायाम भी हमें बताएं। हाँ जी, प्राणायाम में सबसे पहले हम लोग करेंगे, किसी भी सुखद आसन में आप बैठ जाएं, या तो पद्मासन हो, वज्रासन हो, सुखासन हो, जिसमें आप 5 से 10 मिनट बैठ सकते हो, है ना। जबरदस्ती नहीं। आसन करते समय अगर दर्द है, दैट मीन्स उसको रिलीज तुरंत कीजिए। प्राणायाम में भी दर्द हो रहा है तो वहीं पे स्टॉप करेंगे। तो इसमें क्या है, सीधा बैठना है किसी भी सुखद आसन में, और दाहिने हाथ की दोनों उंगली, इस 2 उंगली को आप अपने आईब्रो सेंटर पे, जहाँ पे हम लोग चंदन तिलक आप लोग बिंदी करती हैं, ये भाग आज्ञा चक्र होता है, हमारी बुद्धि विवेक यहीं पे स्थित होती है। तो यहाँ पे रखने, इसीलिए आप देखेंगे कोई भी अनुष्ठान होता है तो वहाँ पे हम लोग चंदन तिलक करते हैं। बिल्कुल, है ना। तो ये हमारे योग के और जितने भी हमारे मतलब शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन हुआ है, और योग में तो खास करके, तो यहाँ से आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, और यहाँ पे हम लोग अपने अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करेंगे। बाईं नाक से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेना है, बाईं नाक से ही छोड़ना है। लेने छोड़ने की स्पीड इक्वल। इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी मतलब वेन, और शोधन मतलब शुद्धिकरण। हमारे शरीर में नाड़ियों का जाल है, 72,000 नाड़ियाँ हैं जी। और हर नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन एक एक सेल तक जाता है। तो ये अभ्यास करने से क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाके एक एक सेल को सप्लाई करता है, तो कहीं पे ब्लॉकेज नहीं होगा जी। यानी कि आजकल जितने जो ब्लड ब्लॉकेज के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, अगर ये सब करें तो हमें बिल्कुल भी ये सब दिक्कत नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं, अभी वही दाहिनी नाक को बंद किए, 10 बार बाईं नाक से लिए और 10 बार उसी बाईं नाक से ही छोड़े। उसके बाद फिर चेंज करते हैं, बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से लेते हैं। उसी हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ दर्द देगा तो दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं।
और ये ध्यान का पहला चरण भी है। मेडिटेशन जो बोलते हैं इस श्वास की क्रिया को ही देखने, रिलीज इनहेल करने की क्रिया का पहला स्टेप है मेडिटेशन का है। तो इन अभ्यास को करने से हमारा मन शांत रहता है और सर्कुलेशन ब्लड का पूरे नाड़ियों की शुद्धिकरण करता है। तो जितना हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन का काम है बर्न करना, जो फालतू फैट है उसको भी बर्न करेगा और जहाँ पे सर्कुलेशन नहीं उस सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। तो इससे मन एकाग्र होता है, शांत होता है, फैट को भी बर्न करता है, आप रिलैक्स होते हैं। ये प्राणायाम भी ऐसा है क्या कि कुछ लोग नहीं कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ये प्राणायाम सबके लिए है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोग 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो जी सकते हैं, पानी नहीं पियेंगे जी सकते हैं, लेकिन 2 मिनट बिना ऑक्सीजन का जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इन अभ्यास में किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। अगर आपको फीवर है तो भी कर सकते हैं, कोई भी बीमारी हो हॉस्पिटल में तो भी कर सकते हैं जी। ये सबको करना चाहिए जी। नाड़ी शोधन के बाद हम दूसरा प्राणायाम कौन सा देखेंगे? एक प्राणायाम हम लोग इसके बाद करते हैं भ्रामरी। हाँ, भ्रामरी। आज का भाग दौड़ के जीवन में तनाव सबको है, चाहे एक बच्चे हो या एक विद्यार्थी हो या ऑफिस स्टाफ हो या बिजनेसमैन हो, तो हर के जीवन में कंपटीशन का लाइफ है, तो सब काफ़ी आज के दिन में तनाव ग्रसित हैं। तो उस तनाव को कारण भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसमें आजकल आप देख रहे होंगे डायबिटीज़ ड्यू टू 80% कारण है तनाव। उसके लिए ये अभ्यास बहुत फ़ायदा करता है जी। उसके लिए कुछ और प्राणायाम भी है, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम से माइंड काफ़ी रिलैक्स होता है, एकाग्र होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे कैसे? इसी पोजीशन में आप रख के एक एक उंगली को कान में डालेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, मुंह बंद है और भौंरी की आवाज़ है ना, आंख बंद करेंगे और भौंरी की आवाज़ को निकालना है और अपने नर्वस सिस्टम में पूरे वातावरण में इसको गूंजते हुए महसूस करनी है। इसे करने से क्या कंसंट्रेशन पावर ये सब बहुत इंक्रीज हो सकता है? बहुत इम्प्रूव करता है और बोलते हैं ना 3 अल्फा गामा किरणें एक्टिवेट होता है और हमारे नर्वस सिस्टम को इतना ऑक्सीजन मिलता है कि बिल्कुल रिलैक्स शांत होता है और हमारे विचार सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करते हैं। तो अपने विचार पे अगर कमांड करना है, रिलैक्स होना है, तालमेल मन को और विचार में बनाना है, तो भ्रामरी प्राणायाम को करनी चाहिए। भ्रामरी के बाद हम एक और कौन सा प्राणायाम देखेंगे? एक प्राणायाम हम लोग करेंगे भस्त्रिका। बोलते हैं योग में कि अगर पेट साफ तो सब कुछ, सारी बीमारी ठीक, और ये हमारे पूरे मतलब पेट तो साफ करता है और यहीं से एनर्जी पूरे बॉडी को सप्लाई होती है। तो इसमें भी सेम फिगर में रख सकते हैं, पोजीशन यही रहेगा। इसमें श्वास लेने छोड़ने की गति इक्वल होती है। हाँ, लेकिन इसमें सबको नहीं करना, जिनको हाई बीपी हो उनको नहीं करना है, स्पाइन में पेन है तो उनको नहीं करना चाहिए, कुछ ऑपरेशन हुआ हो पेट का चाहे हार्ट का भी कुछ प्रॉब्लम हो तो नहीं करना चाहिए। इसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं योग में। तो स्टार्टिंग में इस प्राणायाम को सबको नहीं करना चाहिए। नाड़ी शोधन भ्रामरी सबको करना चाहिए। एक कुछ दिन के अभ्यास के बाद भस्त्रिका करना चाहिए। आप लोग भी करेंगे। लेना छोड़ना, इसका 3-4 वेरिएशन है। तो बेसिक वेरिएशन वही है कि एक स्पीड में ले, एक स्पीड में छोड़े। जब श्वास बाहर जा रहा है तो पेट अंदर, श्वास अंदर तो पेट बाहर, दोनों की स्पीड इक्वल। देख रही हैं? जी बिल्कुल। तो यहाँ का एक्टिवेट होता है और भोजन पचाने की क्षमता काफ़ी बढ़ती है। तो जिनको शुगर प्रॉब्लम हो, भोजन पचता नहीं हो, गैस का प्रॉब्लम हो, एनर्जी लेवल चाहिए, फैट को घटाना है, तो भस्त्रिका सबसे अच्छा प्राणायाम। यानी कि हमारे जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है उसको भी क्योर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। भस्त्रिका के बाद एक और कौन सा हम प्राणायाम देखेंगे? एक और, अभी काफ़ी गर्मी का समय चल रहा है, इसमें कैसे हम अपने बॉडी को रिलैक्स रखें, कूल रखें, इसके लिए एक शीतली प्राणायाम है। या जिनको उच्च रक्तचाप हो, हाई बीपी हो, उनको करना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, बैकबोन स्ट्रेट है, आँख खोल के इस प्राणायाम में करना चाहिए, ताकि हम मुँह, यही एक ऐसा प्राणायाम है कि डायरेक्ट हम मुँह से ऑक्सीजन लेते हैं। मुँह खोलते हैं, जीभ को बाहर निकालते हैं और जीभ को एक पाइप की भांति गोल बना के बाहर निकालते हैं। फिर मुंह से श्वास भरते हैं, आँख खोल के मुंह से श्वास लेते हैं, लेने के बाद जीभ को अंदर करते हैं और फिर नाक से श्वास को बाहर फेंकते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरा बॉडी तुरंत, अगर टेम्परेचर आप अभी 40 के करीब है तो बॉडी का टेम्परेचर देखेंगे 30-32 के करीब, इतना डाउन कर देता है तुरंत। इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ये? इफेक्टिव है, मतलब एसी में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस अभ्यास को करने से।
तुरंत बॉडी रिलैक्स होता है। तब तो ये गर्मियों में जो हमें इतना परेशानी झेलना पड़ा उसके लिए बोल सकते हैं बिल्कुल बहुत सटीक सोल्यूशन है। हाँ, इसमें एक और सावधानी है कि जिनका लो बीपी हो उनको ये अभ्यास नहीं करनी चाहिए। जी आदित्य जी, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और हमें इतने सारे योगासन और प्राणायाम के बारे में बताया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो योग है वो एक फुल पैकेज है हमारे एक स्वस्थ जीवन के लिए, जिसमें कि अगर हमें जितने भी रोग से बचना है या फिर हमें डॉक्टर के पास जाने से बचना है, कुछ भी हमें तकलीफ़ हो, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर मेंटल हो, सबका सल्यूशन योग है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को 2 शब्द बोलें। जैसे आपने सारा कुछ इंक्लूड कर ही दिया, तो योग तो है ही, बस योग को अब हम लोग की ये करना है कि अपने जो आने वाली पीढ़ी है बचपन से ही इसको हमारे जीवन शैली में जोड़ देना चाहिए। अगर बच्चे हमारे देश की भविष्य होते हैं, अगर उनको बचपन से ये व्यवस्था कर दिया जाए कि आप योग को अपनाएं, धीरे धीरे हम करें तो हमारे बच्चे भी देख के फॉलो करें, तो जीवन भर स्वस्थ भी रहेंगे और गलत जगह में भी नहीं जाएंगे, और हमारा समाज इससे स्वस्थ रहेगा। समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश का विकास होगा और हम सब डेवलप रहेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और आध्यात्मिक भी उन्नति होगी। तो ये सार्वभौमिक विकास हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का होगा। जी बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत सरकार ने भी हमारे इस योग को मानवता के साथ जोड़ा है, और मानवता का कहीं ना कहीं अर्थ होता है एक दूसरे से जुड़ना और सबको एकजुट करना। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी योग करें और साथ ही अपने दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में योग का पालन करें। और इसी प्रकार हम अपने भारतीय जो हमारे भारतीय सरकार का जो मोटिव है, साथ ही हमारे जो संविधान का मोटिव है एकजुट रहना और मानवता फैलाना, उसका संदेश भी हम सभी को दें। साथ ही हम आशा करते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम से आप सबों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा। तब तक के लिए हम यही उम्मीद करेंगे कि आप सभी भी योग करेंगे और निरोग रहेंगे। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम आपसे अगले एक नए विषय के साथ एक नए खास प्रोग्राम में। नमस्कार, जोहार।